हमने बेसिकली थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था कि रिसर्च क्या होता है, और मैंने आपको प्लांट्स की मदद से बताया था कि रिसर्च कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और उनका क्या रोल होता है। फाइन। तो शोध का हमने बेसिक बेसिक देख लिया कि किस तरह शोध किया जा सकता है, किस तरह अनुसंधान हो सकता है। तो आज हम उसके प्रकार देखेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फॉर एन टी यू जी सी नेट आपको 24 से लेके 30 प्रकार तक के रिसर्च आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास देखी भी हो तो आपको एक रिकैप हो जाएगा, और अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो आपके लिए नई नॉलेज है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, हर एक रिसर्च के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या कुछ अलग लक्षण होते हैं, और हर एक रिसर्च के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, लाइक डिस्क्रिप्टिव का मैं एक आपको सिंपल सा बोल देती हूँ, बहुत ही सिंपल है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। अगर मैं कीवर्ड आपको बता पाऊँ, दैट इज़ व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज। कि भाई क्या चल रहा है और क्या चल रहा था। अगर मैं इस बात की रिसर्च करूं तो इसे मैं क्या कहूँगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद मैं एक और बात बोलती हूँ, इसमें मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, कहीं बाढ़ आ गई, कई बार ऐसा होता है इंडिया में कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो अगर सपोज़ एक कोई भी पर्सन जो संवाददाता है या जो रिपोर्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, वो जाके क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर बहुत बाढ़ आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वो पीछे बैकग्राउंड पे कम्प्लीटली दिखाएंगे कि भाई सब कुछ जल जीवन अस्त व्यस्त, सॉरी जहाँ वहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, और ट्रेनें डिले से चल रही हैं या कैंसिल हो रही हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, रिलीफ के लिए लोग भेजे जा रहे हैं वहाँ पे ताकि वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो हो रहा है वो वही बोल रहा है। क्या कोई ऐसा यूजुअली न्यूज़ पर्सन होगा या कोई ऐसा चैनल होगा कि वहाँ बाढ़ नहीं आ रही और आप सिर्फ न्यूज़ देते जा रहे हैं, नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कि जो है, जैसा है, जो हो रहा है या जो हो रहा था, आपको उसको वैसे ही बोलना है। उसमें आपको अपना कुछ भी ओपिनियन, कुछ भी अपना बात या कुछ भी अपनी चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी है। जो है जैसा आपको वैसा ही बोलना है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है टीवी में जो न्यूज़ आती है या जो भी आप न्यूज़ देखते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, सो इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज दे आर। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, मुझे उसको वैसे ही बताना है, मुझे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। इन देयर ओन राइट, दिस मीन्स द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। रिसर्चर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स का, वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे में हम एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, केस स्टडीज़ देख सकते हैं, इंटरव्यूज़ कर सकते हैं लोगों से। ये उसके बहुत सारे प्रकार नहीं बोल सकते हैं, मेथड्स को हम हिंदी में बोलेंगे विधि। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंसिस्ट ऑफ सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग। यहाँ पर हम सच पता करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी रिसर्च में हम सच पता करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग हर एक रिसर्च का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पर कीवर्ड्स अगर आपको लिखने हैं तो मैं आपको 3 लिखवा देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉज कर लीजिएगा वीडियो अगर आप नोट्स बना रहे तो। सबसे पहला कीवर्ड है डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट इज़, पहला वाला। सो वापस बोलती हूँ, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट इज़, पहली बात। दूसरा, व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज, एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज, क्या है और क्या था। एंड थर्ड, नॉन मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये तीनों कीवर्ड्स हैं। अगर इन तीनों में से पहले 2 कीवर्ड्स कहीं भी आते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ही बात कर रहा है। बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट हाँ, अगर एक कीवर्ड यूज़ किया है तो डेफिनेटली उसका इशारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद अगर आपको हिंदी में पढ़ना है, आप एक बार इसको आराम से पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए, कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रिसर्च, बट काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन देती हूँ इसको समझने के लिए। एक्सपोज फैक्टर बेसिकली 2 रीजंस की वजह से मेन होता है।
फर्स्ट इज़ यू कैन से सोशल साइंसेस। सोशल साइंस मतलब जो हमारा सोशल साइंस होता है, लाइक पोवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, सोशल लीवल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो एक सोसाइटी को जो एक सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सोशल स्टडीज़ में आ जाती हैं, ठीक है, या सोशल साइंसेज में आ जाती हैं। और दूसरा बिजनेस रिसर्च या एजुकेशन भी बोल सकते हैं इसे। बिजनेस मतलब कि किसी प्रकार का बिजनेस के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रही हूँ उसे मैं कहती हूँ बिजनेस रिसर्च, ठीक है। तो यूजुअली एक्सपोज फैक्टर डिस्क्रिप्टिव के जैसा ही है। डिस्क्रिप्टिव के जैसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी मैं यहाँ पर भी मैं वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, मैं चेंज नहीं कर सकती, बट उनको स्टडी कर सकती हूँ। मगर यहाँ का कीवर्ड क्या है कि भाई ये ऐसा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जो मेनली फोकस रखता है ईदर बिजनेस रिसर्च पे या सोशल स्टडीज़ पे। और हाँ, इसका अगर आपको कीवर्ड लिखना है तो याद रख लेना, ये भी नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल से डील करता है। आप ये फर्स्ट पॉइंट लिख ही लीजिएगा कि एक्सपोज फैक्टर डील्स विद नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, मीन्स वी कैन नॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल्स, ठीक है। सेकेंड वन, इट इज़ बेसिकली टू फाइंड द इम्पैक्ट। यहाँ पर हम लोग इम्पैक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो जाता है। तो ये अगर कीवर्ड आपको एक और लिखना है, सेकेंड वाला, टू फाइंड द इम्पैक्ट और टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस अगर होती हैं, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, उन बच्चों पे, वो सारी चीज़ों पे। तो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। सो द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। तो हमारे यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, तो नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल से ही डील करेगा। ही और शी हैज़ टू रिपोर्ट ओनली व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज़ हैपेंड। तो जो हुआ, जैसे हुआ, हमें वही नोट डाउन करना पड़ेगा। द मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोज फैक्टर रिसर्च प्रोजेक्ट्स यूज्ड for descriptive studies in which researcher attempts to examine a phenomena such as consumer preferences, the frequency of purchases, etc. तो यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। Despite the inability of the researchers to control variables, exposed factor studies may also comprise attempts to discover the causes of the selected problem. हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कॉज क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है, और ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको हिंदी में देखना है, आप इसको फटाफट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वन, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं। एनालिटिकल वर्ड या एनालिसिस वर्ड आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी में सुना होगा, जो बेंजामिन ब्लूम सर ने दिया था इन द ईयर 1956। अब प्लीज़ याद रखिएगा, मैं कई बार एक कंसेप्ट जब बोलती हूँ तो उसके ऑथर और उसके ईयर साथ में बोलती हूँ, सो दैट आप जितनी बार उसको सुनो ना, आपको उतनी बार वो चीज़ याद हो जाएगी, रिमाइंड हो जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर यू स्टार्ट रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। अगर कहीं भी, जैसे मैंने कुछ बोला आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है, तो जैसे आप ये वर्ड सुनते हो, आपके दिमाग में वो पूरा कंसेप्ट रिपीट हो जाना चाहिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम सर ने। कब? इन द ईयर 1956। उन्होंने क्या बोला था उसमें? उन्होंने उसमें 3 डोमेन्स के नाम लिए थे, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन। इससे क्या होता है, आप एक्टिव रिविजन कर रहे हो विथ योर करंट स्टडीज़। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक फैक्ट्स को रिमेंबर कर सको, लिंक कर सको एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेंजामिन ब्लूम सर को क्यों याद कर रही हूँ या ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्यों याद कर रही हूँ? क्योंकि अगर आपको याद हो तो कॉग्निटिव डोमेन का हमारा एक प्रोसेस था जिसे हम लोगों ने याद किया था विथ ए knowledge एप्लीकेशन नहीं, KCCA नहीं, यही था, नॉलेज एप्लीकेशन कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। यस, कैसे, ठीक है। सो यहाँ पर आई थिंक ये ऊपर नीचे शायद हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर ये एनालिसिस का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझाया था। एनालिसिस का मतलब है किसी भी टॉपिक के पहले छोटे छोटे आपको टुकड़े करने हैं, ठीक है, फिर हर एक टुकड़े को आपको डिटेल में समझना है। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक टुकड़े को डिटेल में नहीं समझ रहे, सारे टुकड़ों को डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ, उसे हम कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो जैसे अगर इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया के बारे में बात करने के लिए सिर्फ
मनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास कल्चर है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। सो ये क्या है, ये एनालिटिकल रिसर्च है। जब मैं एक एस्पेक्ट पे फोकस ना करके सारी एस्पेक्ट्स पे डिटेल्ड फोकस कर रही हूँ, उसे मैं कहती हूँ एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल टू द रिसर्चर एंड मेकिंग एन एनालिसिस यूजिंग द लॉजिक एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, हर एक पार्ट की, हर एक हिस्से की डिटेल स्टडी। दिस रिक्वायर्स द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पर हम बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं, हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अ स्टडी कंडक्टेड टू फाइंड द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ करेंसी वैल्यू कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल स्टडी। तो यहाँ पर हम सिर्फ करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसके लिए सिर्फ एक रीज़न नहीं देखेंगे, हम बहुत सारे रीजंस देखेंगे। बट यस, यहाँ पर भी हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये आज के हमारे पहले 3 रिसर्च हमने देखे थे। ये तीनों रिसर्च कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सेकेंड वॉज एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, अगर आप कीवर्ड्स नोट कर रहे हैं तो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च को हम लोग कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव कॉजल स्टडीज़। रियली सॉरी अबाउट माई हैंडराइटिंग, बट कंपैरेटिव कॉजल स्टडीज़, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। अगर एग्जाम में पूछे कंपैरेटिव कॉजल स्टडीज़ क्या होती है, तो वो एक्सपोज फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो आपको किसी भी तरह से मदद करता हो तो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके, ओके। तो गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय।